8वां, यदि ए बराबर अवयव 3 1 ऋण 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग ऋण 5 है धन 7 बराबर 0 है। तो हम इसमें ए बराबर ही है तो इसे सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव 3 1 ऋण 1 2। तो पहले हम ए वर्ग निकालेंगे। तो ए का वर्ग होता है अवयव ए गुणा अवयव ए। तो यहाँ से बराबर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 धन 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ऋण 3 ऋण 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 4। तो यहाँ से बराबर अवयव 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। उस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर समीकरण है ए का वर्ग ऋण 5 धन 7 बराबर 0। तो हम यहाँ पर ए का वर्ग का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 8 5 ऋण 5 3 ऋण 5। हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 1 ऋण 1 2 धन 7। यहाँ पर आई का मान रखेंगे जो है तत्समक अवयव। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 1 0 0 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अवयव 8 5 ऋण 5 3। तब हम ऋण 5 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर धन अवयव ऋण 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 15। फिर 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5। उस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। धन अवयव हम 7 का इन सभी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 7 0 0 7 बराबर 0। तो यहाँ पर अवयव 7 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर हम 15 में इस 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम इस 5 में इस 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 0 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5। फिर हम इस 5 में इस 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। फिर 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। फिर हम 10 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 0 भी आ गया है जिसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS, मतलब ये इसके बराबर है। इसे हमने सिद्ध कर दिया है। 9वां, यदि अवयव x ऋण 5 ऋण 1 अवयव 1 0 2 0 2 1 2 0 3 अवयव x 4 1 बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन अवयव को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है अवयव x ऋण 5 ऋण 1 अवयव 1 0 2 0 2 1 2 0 3 अवयव x 4 1 बराबर 0। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस अवयव की कोटि है 1/3, इसकी कोटि है 3/3 और इसकी कोटि है 3/1। मतलब जब हम इनका गुणा करेंगे तो इससे प्राप्त अवयव की कोटि होगी 1/3, मतलब उसमें 1 रो और 3 कॉलम होगी। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x धन 0 ऋण 2। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 0 ऋण 10 धन 0। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 2x ऋण 5 ऋण 3 और यहाँ पर गुणा में है अवयव x 4 1 बराबर 0। यहाँ पर अवयव ये हो जाएगा x ऋण 2, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। ऋण 5 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 8 और गुणा में है अवयव x 4 1 बराबर 0। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो इससे प्राप्त अवयव की कोटि होगी 1/1, मतलब इसमें 1 रो और 1 कॉलम होगी। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 2x ऋण 40 धन 2x ऋण 8 बराबर 0। तो यहाँ पर अवयव इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग। फिर हम ऋण 40 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 0 के बराबर है तो यहाँ समीकरण आ जाएगा x का वर्ग ऋण 48 बराबर 0। तो यहाँ से x का वर्ग बराबर 48। तो यहाँ से x बराबर धन ऋण करनी 48। तो यहाँ से x बराबर धन ऋण करनी हम 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा 3। तो यहाँ से x बराबर धन ऋण 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 करनी 3। तो यहाँ पर x का मान है धन ऋण 4 करनी 3। 10वां, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक साथ जेट का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है।
वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है और पहले बाजार में एक्स को 10,000 बेचता है, वाई को 2,000 और जेड को 18,000 बेचता है, और दूसरे बाजार में एक्स को 6,000, वाई को 20,000 और जेड को 8,000 बेचता है। तो यदि एक्स तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें यदि एक्स और जेड का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय को अवयव बीजगणित की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम उत्पादन का अवयव बनाएंगे और विक्रय मूल्यों का भी अवयव बनाकर उत्पादन और विक्रय मूल्य का गुणा करेंगे। यहाँ पर उत्पादन का अवयव पंक्ति की तरह है तो हम विक्रय मूल्य के अवयव को स्तंभ की तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक कुल आय उत्पादन गुणा विक्रय मूल्य। तो अब हम इनका गुणा करेंगे, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो इसे प्राप्त अवयव की कोटि होगी 2/1, मतलब इसमें 2 रो और 1 कॉलम होगी। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 25,000 धन 3,000 धन 18,000, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 15,000 धन 30,000 धन 8,000। तो यहाँ पर अवयव 18,000 में हम 3,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21,000, फिर हम 21,000 में 25,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46,000। 15,000 में हम 8,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23,000, फिर 23,000 में हम 30,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 53,000। यहाँ पर पहले बाजार में कुल आया है 46,000 और दूसरे बाजार में कुल आया है 53,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बाजार में कुल आया 46,000, दूसरे बाजार में कुल आया 53,000। तो अब हम बी, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक्स को बनाने में लागत है 2 रुपये, वाई को बनाने में 1 रुपये और जेड को बनाने में 50 पैसे। तो हमें इसमें इसका कुल लाभ ज्ञात करना है। तो पहले हम एक्स का और वाई का जेड का लाभ ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इसके विक्रय मूल्य और लागत को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ होता है विक्रय मूल्य ऋण लागत। तो पहले हम एक्स पर लाभ ज्ञात करेंगे। तो एक्स का विक्रय मूल्य था 2.5 रुपये और एक्स को बनाने में लागत आई थी 2 रुपये। तो यहाँ बराबर जब हम इसे घटाएंगे तब पर आ जाएगा 0.50 रुपये। तो हम वाई पर लाभ ज्ञात करेंगे। तो इसका विक्रय मूल्य था 1.5 रुपये और इसे बनाने में लागत आई थी 1 रुपये, और जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50 रुपये। तो हम जेड पर लाभ ज्ञात करेंगे। इसका विक्रय मूल्य था 1 रुपये और इसकी लागत थी 0.50 रुपये, और हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50 रुपये। तो अब हम कुल लाभ ज्ञात करने के लिए इनका अवयव बनाकर एक्स, वाई तथा जेड के उत्पादनों से इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्पादन गुणा लाभ। तो यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो उसे प्राप्त अवयव की कोटि होगी 2/1। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000 धन 1,000 धन 9,000, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3,000 धन 10,000 धन 4,000। तो यहाँ पर अवयव 9,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000, फिर 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, फिर 10,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14,000, फिर 14,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17,000। तो पहले बाजार से कुल लाभ है 15,000 और दूसरे बाजार से कुल लाभ है 17,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बाजार में कुल लाभ 15,000, दूसरे बाजार में कुल लाभ 17,000। 11, अवयव एक्स ज्ञात कीजिए। यदि एक्स गुणा अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर अवयव ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, 2, 4, 6 है तो हमें इसमें अवयव एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर माना अवयव एक्स बराबर है ABCD। तो हम यहाँ पर इस अवयव को रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ABCD गुणा में है अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर अवयव ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, 2, 4, 6। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर अवयव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा A धन 4B, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A धन 5B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3A धन 6B, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C धन 4D, सेकंड रो सेकंड कॉलम
2c धन 5d। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3c धन 6d बराबर में अवयव ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 2 4 6। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 आ जाएगा a धन 4 भी बराबर ऋण 7। तो यहाँ समीकरण 2 आ जाएगा 2 धन 5 भी बराबर ऋण 8। तो अब हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन 8 भी बराबर ऋण 14 और यह है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 3 है 2 धन 8 भी बराबर ऋण 14 और समीकरण 2 है 2 धन 5 भी बराबर ऋण 8 और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो चिन्ह पलट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। फिर 8 भी में 5 भी घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 भी बराबर ऋण 14 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। तो यहाँ पर 3 भी बराबर ऋण 6 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से b बराबर ऋण 2। यहाँ पर b का मान आया ऋण 2। तो अब हम b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से a धन 4 b का मान है ऋण 2 बराबर ऋण 7। तो यहाँ से a ऋण 8 बराबर ऋण 7। तो यहाँ से a बराबर 8 ऋण 7। तो यहाँ से a बराबर 1। यहाँ पर a का मान आया है 1। यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर समीकरण 4 आ जाएगा c धन 4d बराबर 2 और समीकरण 5 आ जाएगा 2c धन 5d बराबर 4। तो अब हम समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2c धन 8d बराबर 4 और ये हमारा समीकरण 6। तो अब हम समीकरण 6 में समीकरण 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 6 है 2c धन 8d बराबर 4 और समीकरण 5 है 2c धन 5d बराबर 4 और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो चिन्ह पलट जाएगा और यहाँ पर इससे कट जाएगा। फिर हम 8d में 5d घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3d बराबर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 3d बराबर 0। तो यहाँ से d बराबर 0। तो यहाँ पर d का मान है 0। तो अब हम d के मान को समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर c धन 4 d का मान है 0 बराबर 2। तो यहाँ c का मान आ गया 2। हमें यहाँ पर a b c तथा d के मान मिल गए। तो अब हम इनके मानों को अवयव x में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर a का मान आया है 1 b का मान आया है ऋण 2 c का मान आया 2 व d का मान आया 0। तो हमने अवयव x ज्ञात कर लिया है 12। यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba है तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab की घात n बराबर b की घात na होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ab की घात n बराबर a की घात n b की घात n होगा। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है व ये इसके बराबर है, इसे हमें गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करना है। तो हम इसे Pn मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कथन Pn और यहाँ पर Pn है ab की घात n बराबर b की घात na। तो अब हम n बराबर 1 पर क्या करेंगे, मतलब हम इसमें n की जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर P1 ab की घात 1 बराबर b की घात 1a। तो यहाँ से ab बराबर ba। यहाँ पर ab बराबर ba आया है जो कि सत्य है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो अब हम मानेंगे कि यह कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पर हम इसमें n की जगह में k लिखेंगे। तो यहाँ से pk a b की घात k बराबर b की घात k गुणा a। तो यहाँ पर हमने माना कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। यदि कथन n बराबर k के लिए सत्य है तो यह n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य होगा, मतलब हम इसमें n के जगह में k धन 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर p k धन 1 यहाँ पर a b की घात k धन 1 बराबर b की घात k धन 1 गुणा a। तो अब हम LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर AB की घात k धन 1। तो यहाँ से बराबर a, हम b की घात k धन 1 को लिख सकते हैं b की घात k गुणा b
तो यहाँ से बराबर ए बी की घात के का मान है बी की घात के ए, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बी की घात के ए गुणा बी, तो यहाँ से बराबर बी की घात के, चूँकि ए बी बराबर बी ए है तो हम इसे बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी की घात के गुणा बी है तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर बी की घात के धन 1 गुणा ए, और ये है RHS। तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। स्पष्टतः कथन n बराबर के धन 1 के लिए सत्य है, अतः कथन n बराबर के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। तो अब हम इसे भी गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करेंगे, बस हम इसे Pn की जगह Qn मानेंगे। तो यहाँ पर हम ए बी पूरे की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n को सिद्ध करेंगे। तो हम इसे Qn मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा Qn ए बी पूरे की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n। तो अब हम n बराबर 1 पर देखेंगे। तो यहाँ पर Q1 ए बी पूरे की घात 1 बराबर ए की घात 1 बी की घात 1। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए बी, तो यहाँ पर ए बी बराबर ए बी है जो कि सत्य है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो हम मानेंगे कि यह कथन n बराबर के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पर क्योंकि ए बी पूरे की घात के बराबर ए की घात के बी की घात के, तो यहाँ पर हमने माना था कि कथन n बराबर के लिए सत्य है। यदि कथन n बराबर के लिए सत्य है तो यह n बराबर के धन 1 के लिए भी सत्य होगा। तो यहाँ पर क्यों के धन 1 ए बी पूरे की घात के धन 1 बराबर ए की घात के धन 1 बी की घात के धन 1। तो अब हम ये इसके बराबर है, इसे हम सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर ए बी पूरे की घात के धन 1। तो यहाँ से बराबर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी पूरे की घात के गुणा ए बी। तो यहाँ पर 1 गुणा बी पूरे की घात के है तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर ए की घात के बी की घात के, और यहाँ पर है ए बी। तो यहाँ से बराबर ए की घात के बी की घात के, चूँकि ए बी बराबर बी ए है तो हम इसके जगह में बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ए, तो यहाँ से बराबर ए की घात के बी की घात के गुणा बी हो जाएगा बी की घात के धन 1 गुणा ए। तो यहाँ से बराबर ए की घात के, चूँकि ए बी की घात के धन 1 बराबर होता है बी की घात के धन 1 गुणा ए, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी की घात के धन 1 बराबर आ जाएगा ए की घात के धन 1 बी की घात के धन 1 बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया। स्पष्टतः कथन n बराबर के धन 1 के लिए सत्य है, अतः कथन n बराबर के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। 13 यदि a बराबर अवयव अल्फा बीटा गामा ऋण अल्फा इस प्रकार है कि एक वर्ग बराबर i, तो a एक धन अल्फा का वर्ग धन बीटा गामा बराबर 0, b एक ऋण अल्फा का वर्ग धन बीटा गामा बराबर 0, c एक ऋण अल्फा का वर्ग ऋण बीटा गामा बराबर 0, d एक धन अल्फा का वर्ग ऋण बीटा गामा बराबर 0। तो हमें इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है एक का वर्ग बराबर i, और एक का वर्ग होता है अवयव a गुणा अवयव a, और यहाँ पर बराबर में i जिसका मतलब होता है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव होता है 1 0 0 1। तो अब हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा का वर्ग धन बीटा गामा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा बीटा ऋण बीटा अल्फा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा ऋण अल्फा गामा, सेकंड रो सेकंड कॉलम गामा बीटा धन अल्फा का वर्ग बराबर में है अवयव 1 0 0 1, और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अवयव अल्फा का वर्ग
धन बीटा गामा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर गामा बीटा धन एल्फा का वर्ग बराबर अवयव 1 0 0 1। यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हमें समीकरण मिल जाएगा एल्फा का और धन बीटा गामा बराबर 1। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 ऋण एल्फा का वर्ग ऋण बीटा गामा बराबर 0। अगर हम इसे 1 के बराबर लेते तो भी हमें 1 ऋण एल्फा का वर्ग ऋण बीटा गामा बराबर 0 ही मान मिलता। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। 14 यदि एक अवयव समित अथवा विषम समित दोनों ही है तो ए एक विकर्ण अवयव है, बी एक शून्य अवयव है, सी एक वर्ग अवयव है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर ए एक समित अथवा विषम समित अवयव है, मतलब ए डैश बराबर ए है और ए डैश बराबर ऋण ए है। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए डैश धन ए डैश बराबर ए ऋण ए। तो यहाँ से 2 ए डैश बराबर ए और ए को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य अवयव। तो यहाँ से ए डैश बराबर शून्य अवयव। और हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर ए कौन सा अवयव है और यहाँ पर ए डैश बराबर ए है, इसलिए हम इसके जगह में ए लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर शून्य अवयव, यहाँ पर ए बराबर शून्य अवयव आया है, मतलब ए एक शून्य अवयव है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। 15 यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि एक वर्ग बराबर ए तो आई धन ए पूरे घात 3 ऋण 7 ए बराबर है ए के, बी आई ऋण ए, सी आई डी 3 ए। तो हमें इसमें बताना है कि ये इनमें से किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें दिया है आई धन ए पूरे घात 3 ऋण 7 ए। तो यहाँ से बराबर आई धन ए पूरे घात 3 को हम लिख सकते हैं आई की घात 3 धन ए की घात 3 धन 3 आई का वर्ग गुणा ए धन 3 आई गुणा ए का वर्ग ऋण 7 ए। तो यहाँ से बराबर आई की घात 3 हो जाएगा आई धन ए की घात 3 को हम लिख सकते हैं ए का वर्ग गुणा ए धन 3 आई का वर्ग हो जाएगा आई गुणा ए धन 3 आई। यहाँ पर ए का वर्ग बराबर ए है, इसीलिए हम इसके जगह में ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण 7 ए बराबर आई धन, यहाँ पर ए का वर्ग बराबर ए है, मतलब हम इसके जगह में ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा ए, फिर हम ए और ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग और यहाँ पर ए का वर्ग बराबर ए है, मतलब हम इसके जगह में ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए धन 3। हम आई का किसी भी अवयव गुणा करते हैं तो हम वापस वही अवयव प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए धन 3, यहाँ पर भी आ जाएगा ए ऋण 7 ए। तो यहाँ से बराबर आई 3 ए हो जाएगा 6 ए, फिर हम उसमें ए जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 7 ए ऋण 7 ए, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बराबर में आ जाएगा आई। तो यहाँ पर ये आई के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।